ध्यानचंद जमींदार अब बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा था, लेकिन उसके बेटे अभी भी काबिल नहीं बने थे। ध्यानचंद को ये फिक्र थी कि अपनी जायदाद का असली उत्तराधिकारी वह किसे बनाए, कौन है इन तीनों में से अधिक बुद्धिमान। तो एक दिन ध्यानचंद अपने तीनों बेटे राजू, विजू और संजू को बुलाता है। आओ आओ बच्चों, देखो मैंने आज तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं अब थक गया हूँ। तो इस पूरे कारोबार के लिए मैं उत्तराधिकारी चुनना चाहता हूँ। तो इसमें सोचने की क्या बात है पापा, मैं सबसे बड़ा हूँ तो कायदे से ये हक मेरा ही हुआ ना। बड़े हुए तो क्या हुआ, क्या मुझ में काबिलियत नहीं है, ऐसा लगता है? पापा, आप जो निर्णय लेंगे वो मुझे मंजूर होगा। तीनों में से कोई भी उत्तराधिकारी बने, क्या फर्क पड़ता है, आखिर है तो हम भाई ही। ठीक है, तुम सबको एक परीक्षा से गुजरना होगा। जो इस परीक्षा को पास करेगा वही उत्तराधिकारी बनेगा। चलो आओ मेरे साथ। और फिर ध्यानचंद अपने तीनों बेटों को 3 कमरों के पास लेकर जाता है और उन्हें परीक्षा के बारे में बताता है। देखो, तुम तीनों के लिए एक एक कमरा है। मैं तुम सबको 10-10 रुपए दूंगा। उस 10 रुपए में तुम्हें कुछ ऐसा खरीद कर लाना है जिससे ये कमरा पूरा भर जाए। जो इसमें सफल हो जाएगा उत्तराधिकारी वही बनेगा। ध्यानचंद के तीनों बेटे काम पे लग जाते हैं, सोचने लगते हैं कि क्या करें। यार ऐसा क्या होगा जो सस्ता मिलेगा? हाँ, मैं रुई का ढेर खरीदता हूँ, इससे वो कमरा भर जाएगा। और राजू ढेर सारी रुई खरीद लाता है और कमरे में भर देता है, लेकिन कमरा अभी भी भर नहीं पाता। राजू का रुई वाला आइडिया तो फेल हो गया, अब मैं क्या करूं? मैं एक काम करता हूँ, सारे कमरे में अनाज फैला देता हूँ तो कमरा भर जाएगा। और फिर वीजू अपने पैसों से खूब सारे अनाज की बोरियां ले आता है, लेकिन अफसोस कि वीजू का कमरा भी अभी पूरी तरह नहीं भर पाता। लेकिन अब राजू और वीजू को यह चिंता होने लगती है कि संजू क्या लाएगा, और तभी वो संजू को दूर से आते हुए देखते हैं और संजू के हाथ में मोमबत्तियां देखकर राजू कहता है, अरे संजू, ये क्या, तुम मोमबत्ती क्यों लेकर आए हो? यहाँ हमारे अनाज और रुई से कमरा नहीं भरा, तुम्हारी ये छोटी मोमबत्ती किसी कोने में भी समा जाएगी। इतने में वहाँ ध्यानचंद आ जाते हैं और राजू वीजू को डांटने लगते हैं। तुम दोनों तो निकम्मे निकले, तुम्हारे कमरे तो नहीं भरे। चलो इसे इसका मौका इस्तेमाल करने दो। संजू बड़ी सूझबूझ के साथ उन मोमबत्तियों को जलाकर कमरे के बीचों बीच रख देता है और उन मोमबत्तियों के उजाले से पूरा कमरा भर जाता है। लीजिए पापा, आपके शर्त के मुताबिक पूरा कमरा रोशनी से भर चुका है। वाह संजू वाह, इसे कहते हैं ताकत से ज्यादा अक्ल भारी। तुमने बड़ी ही सूझबूझ के साथ ये परीक्षा पास की और इसी कारण तुम ही बनोगे मेरे उत्तराधिकारी। और हम बनेंगे आपके सेवक संजू जी। और हम बनेंगे आपके सेवक संजू जी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा सूझबूझ से काम लेना चाहिए। जादुई आईना। एक गांव में विवेक नाम का एक लड़का रहता था। वो अपने चाचा चाची के साथ रहता था। उसके चाचा बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे, पर उसकी चाची दुष्ट प्रकृति की औरत थी। वो विवेक को बहुत कष्ट देती थी और घर के सारे काम करवाती थी। घर में बचा हुआ बासी खाना विवेक की थाली में आता था और उसकी चाची ताजा खाना घी डालकर बड़े मजे से खाती थी। एक दिन विवेक को उसने बहुत डांटा फटकारा और उसे खाने को भी नहीं दिया। चाची ने आंखें चढ़ाकर कहा, तू किसी काम का नहीं है, हमारे ऊपर बोझ बनकर बैठा है, मेरी नजरों के सामने से हट जा। विवेक बहुत दुखी हुआ और वो घर से बाहर निकल आया। वो गांव से काफी दूर निकल गया। एक पहाड़ के पास उसे एक गुफा दिखाई दी। वो गुफा के अंदर चला गया। वहां एक कोने में उसे एक सुरंग दिखाई दी। वो सुरंग के अंदर चलता गया।
उसके दूसरे छोर पर एक संदूक रखी हुई थी। उसने जैसे संदूक को छुआ, उसी समय वहां एक सांप प्रकट हुआ। वो सांप इंसानों की तरह बोलने लगा, हे मनुष्य, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? विवेक ने डरते हुए कहा, मेरा नाम विवेक है और मैं यहाँ से दूर एक गांव में रहता हूँ। मेरे माता पिता नहीं रहे और अब मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हो गया हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है। सर्प ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ। तुम्हारी चाची तुम्हें बहुत दुख देती है और ठीक से खाना भी नहीं देती है। मैं तुम्हें एक आईना देना चाहता हूँ, इसी संदूक से निकाल लो। विवेक ने संदूक से आईना निकाला और सांप से एक प्रश्न किया। मैं इस आईने का क्या करूँगा? सांप ने जवाब दिया, ये कोई मामूली आईना नहीं, बल्कि एक जादुई आईना है। इसमें देखकर जो भी इच्छा करोगे वो वस्तु तुम्हें शीघ्र ही मिल जाएगी। एक बात का ध्यान रहे कि इसका दुरुपयोग मत करना। इतना कहने के बाद सांप वहां से चला गया। विवेक ने आईने से कहा, मुझे भूख लगी है, भोजन का प्रबंध करो। ये क्या? सामने स्वादिष्ट व्यंजनों से सजी एक थाली आ गई। विवेक को बहुत भूख लगी थी, इसलिए वो खाने में जुट गया। काफी अरसे के बाद उसे इतना स्वादिष्ट खाना खाने को मिला था। वो आईना लेकर खुशी खुशी घर लौट आया। घर पर चाचा जी बैठे हुए थे। उनके पैर का दर्द उन्हें परेशान कर रहा था। विवेक ने आईने से कहा, चाचा जी का पैर ठीक कर दो। चाचा हैरान रह गए। उनका पैर ठीक हो गया था और सारा दर्द गायब हो गया था। विवेक ने आईने से कहकर बहुत अच्छे अच्छे कपड़े अपने चाचा जी को भेंट किए। उसके चाचा आश्चर्यचकित हो गए थे। वो अपने कमरे में गया और फिर आईने से कहा, मुझे अच्छे कपड़े और कुछ धन चाहिए। आईने ने चमत्कार दिखलाया और सामने बेशकीमती कपड़े हाजिर हो गए और एक रुपयों से भरी बड़ी थैली भी आ गई। विवेक खुशी से झूमने लगा। उसकी दुनिया बदल चुकी थी। उसकी चाची कमरे में आई और उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गई। उसने कहा, इतने कीमती कपड़े तुम्हें कहाँ से मिले? क्या तुमने चोरी की है? विवेक ने चाची को सारा किस्सा सुना दिया। चाची ने लाड़ प्यार जताते हुए कहा, वाह बेटा वाह, मैं जानती थी एक दिन तू बड़ा काम करेगा, हमारे सारे दुख दूर कर देगा। विवेक ने अपनी चाची के कहने पर एक दिन आईने से कहा, हे आईने, हमारे घर को सुंदर बना दो, बड़ा बना दो और हमें सारी सुख सुविधाओं से संपन्न करा दो। ऐसा ही हुआ। उनका घर बड़ा और सुंदर हो गया। सारी सुख और सुविधाएं भी मिल गई। अब चाची विवेक का पूरा ध्यान रखने लगी थी। उसे अच्छा अच्छा खाना भी मिलने लगा था। विवेक ने चाची को समझाया था, हमें आईने का दुरुपयोग नहीं करना है। विवेक ने आईने की मदद से बहुत गरीब और मजबूर लोगों की बड़ी मदद की। सभी उसे दुआएं देते थे। एक दिन विवेक घर से बाहर गया हुआ था और चाची घर में ही थी। चाची उस कमरे में गई और उन्होंने आईना निकाला। आईने को देखकर वो बोली, मुझे बहुत सारे गहने चाहिए, बहुत सारा रुपया चाहिए। बहुत से कीमती गहने और रुपए उनके सामने आ गए। चाची लगातार आईने से फरमाइश करती जा रही थी, ये दे दो, वो दे दो। इसके बाद उसने आईने से फिर कहा, मुझे गोरी बना दो। वो गोरी बन गई। उसने फिर आईने से कहा, मुझे और गोरी बना दो। वो और गोरी हो गई। गुस्से से आईने का रंग लाल होता जा रहा था। चाची ने एक बार फिर आईने से कहा, मुझे और गोरी बना दो। ये क्या? आईने ने उसे काली बना दिया। आईने में अपना चेहरा देखकर वो खुद डर गई और रोने लगी। उनके गहने और रुपये भी गायब हो गए थे। विवेक के चाचा ने जब चाची को देखा तो हैरान हो गए और हंसने लगे। इतने में विवेक वहां आ गया। चाची की सूरत देखकर वो हैरान हो गया। उसने चाची से कहा, चाची, लगता है आपने लालच में आकर इस आईने का दुरुपयोग किया है। विवेक ने आईने को अपने हाथ में लिया और उससे प्यार से कहा, हे आईने, चाची को पहले जैसा बना दो। चाची पहले जैसी हो गई और बार बार आईने से क्षमा मांगने लगी। विवेक का जीवन खुशियों से भर गया था और उसने आईने का उपयोग सदैव ही अच्छे कामों के लिए किया।
सीख, हमें किसी भी सुविधा का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, ज्यादा लालच भी नहीं करनी चाहिए।